जय हिंद साथियों। तो सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी मूक टेस्ट नंबर दोस्तों 19 है, यानी कि 19वां नंबर है दोस्तों मूक टेस्ट का। दोस्तों रोजाना एक मूक टेस्ट आप सभी को दिया जाता है सामान्य हिंदी से। आज दोस्तों क्वेश्चन शामिल किए गए हैं 50 यानी कि 50। टाइम दिया गया है 20 मिनट का। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन दोस्तों कभी ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं। तो ये यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी जेल वार्डन, लोअर पीसीएस, यूपी दोस्तों ऐसी जो करवाती है एग्जाम को, प्लस एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी खास वीडियो है। पीडीएफ आप सभी को रोजाना दोस्तों टेस्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, विद आंसर्स दी जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर को, थोड़ा सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की उपयोगी मूक टेस्ट को। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है अर्धस्वर है। यहाँ पर दोस्तों कुछ स्वर आप सभी को दिखाए गए हैं। आप सभी को पहले तो बता दूं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है और मूल रूप से पूछे तो 7 होती है। याद रखिएगा, मूल रूप से 7, लेकिन कुल पूछे तो 11 स्वर होते हैं। ठीक है, और वहीं आप मतलब कुल वर्णों की बात करें तो कितने होते हैं? 52 होते हैं। व्यंजन होते हैं दोस्तों 33। याद रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो इनमें से अर्धस्वर कौन सा है? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। अर्धस्वर दोस्तों कहते किसे हैं? चलिए मैं इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ में आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा, अर्धस्वर होते हैं ये और वे। ठीक है, ये और वे। अब आप कहेंगे कि अर्धस्वर केवल यही होते हैं? नहीं, ये वे। मैं आपको पूरा अर्धस्वर का मतलब प्रोसेस बताऊंगा कि अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं। एक तो ये होता है, एक रे होता है, एक ले होता है और एक वे। यानी ये रे ले वे, ये क्या होते हैं दोस्तों? एक तो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन। और ऊपर से दोस्तों ये अर्ध स्वर यानी कि आधे स्वर होते हैं। क्लियर हो गया? आधे स्वर कौन से होते हैं? ये रे ले वे, और ये अंत्यस्थ भी होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मतलब अर्धस्वर व अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे को कहते हैं। इनका उच्चारण व्यंजन तथा स्वरों के मध्यवर्ती सा दोस्तों आप सभी को लगता है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों से, ठीक है, होठों के परस्पर सटने से होता है। इन चारों वर्णों को दोस्तों अर्धस्वर कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक ही बात को बार बार दोहराना या एक ही मतलब एक ही दोस्तों बात बार बार दोहराते रहना को क्या कहते हैं? ठीक है, एक बार कई बात को दोहराते रहना, ठीक है, या एक ही बात को बार बार दोहराते रहना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों आप सभी को पता होगा, बहुत ही मेहनत के साथ ये आप सभी के लिए टेस्ट तैयार किया जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, जो भी भाई मेरा इस वीडियो को देखे कम से कम एक ग्रुप में शेयर जरूर करें 10 लोगों के पास। ठीक है, चलिए, तो एक ही बात को दोस्तों बार बार दोहराना, इसे क्या कहते हैं? पिस्ट पेषण। ठीक है, पिस्ट पेषण कहते हैं। यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आप भी कमेंट करके अपना जवाब दोस्तों देते रहिए या फिर अपनी नोटबुक पर लिखते रहिए। बुद्धिहीन, ठीक है, बुद्धिहीन शब्द का व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में रखा गया है? बुद्धिहीन को किस संवर्ग में रखा गया है? बुद्धि से हीन, ठीक है, यानी बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। तो दोस्तों इसे किस में रखा जाएगा? देखिए बुद्धि, ठीक है, और बुद्धि से हीन यानी बुद्धिहीन। तो उसका दोस्तों क्या पता लग रहा है भाई? उसके बारे में कुछ पता लग रहा है कि उसकी उसकी विशेषता सी पता लग रही है कि बुद्धि की विशेषता बताई है कि बुद्धिहीन है। यही तो दोस्तों होता है बुद्धि से तेज। तो बुद्धि की फिर से विशेषता बता दी, बुद्धि से तेज है, लेकिन बुद्धि से हीन है तो उसकी भी तो विशेषता बताइए, उसका अवगुणी तो बताया। तो क्या हो गया दोस्तों? ये विशेषण हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करें दोस्तों विशेषण के बारे में, अब विशेषण के बारे में दोस्तों सुन लीजिए। कुल मिलाकर विशेषण दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के, उनमें से कौन सा हो जाएगा मैं आप सभी को बता दूं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और एक था दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। क्लियर हो गया? चलिए, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से दोस्तों विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। जब प्रयोग वर्ड लगा हुआ मिले तो 2 प्रकार के, और विशेषण पूछे तो 4 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट वन, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों कारक के बारे में पूरी डिटेल के साथ मैं आप सभी को बताऊं, कारक कितने प्रकार के होते हैं। छत से ईंट गिरी यानी छत से दोस्तों ईंट नीचे गिरेगी तो अलगाव हो जाएगा। और अलगाव कौन से कारक में आता है दोस्तों? अपादान कारक में आता है। अपादान की कारक विभक्ति क्या होती है? याद रखिएगा दोस्तों, अपादान की जो कारक विभक्ति होती है से या, ठीक है, यानी छत से, तो या तो से मिलेगा वर्ड या फिर अलगाव या दूरी की बात होगी। ठीक है, चलिए, कारक दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा? कर्ता कारक,
कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध और अधिकरण, और एक होता है दोस्तों संबोधन कारक। ठीक है, अब कारक विभक्ति सुन लीजिए। कर्ता ने यानी कर्ता कारक की विभक्ति, कारक की विभक्ति होगी ने, कर्म की को, ठीक है, करण की कारक विभक्ति से या के द्वारा या के कारण हो जाएगी। संप्रदान की कारक विभक्ति क्या होगी, को या के लिए। ठीक है, अपादान की कारक विभक्ति दोस्तों से या अलगाव या दूरी की बात होगी। संबंध कारक की कारक विभक्ति का, के, की, रा, री, रे, ये हो गई। अधिकरण कारक की दोस्तों कारक विभक्ति में, पर, के नीचे, के भीतर, के अंदर, के विषय में, ये हो गई, और के बाहर। ठीक है, तो याद हो गया। कारक 8 प्रकार के आपके होते हैं, सभी के नाम बताए हैं। नेक्स्ट, महोर्मी का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा डी ऑप्शन में, महा प्लस ऊर्मी। ठीक है, ऊ भी दोस्तों बड़ा वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों स्वर से मतलब स्वर से टूट रही है और स्वर से ही दोस्तों शुरू हो रही है, तो महोर्मी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब संधि के बारे में बता दूं मैं, संधि की बात आई है। संधि दोस्तों 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, याद रखिएगा। एक तो स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब जो दोस्तों ये स्वर संधि है, इसके कुल मिलाकर आपको देखिएगा, जब आपको एग्जाम में पूछा जाए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो 5। यदि आपसे पूछा जाए स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं तो उपभेद लिखिएगा 6। ठीक है, स्वर संधि के उपभेद 6 और भेद होते हैं दोस्तों इसके 5। ठीक है, याद रखना। चलिए सबसे पहले इसके भेद सुन लीजिए। दीर्घ, यण, आयादी, वृद्धि, गुण और, ठीक है, यानी दीर्घ, यण, आयादी, वृद्धि और गुण, ये हो गए। और यदि इसके आपसे उपभेद पूछे तो उपभेद कौन कौन से हैं, दीर्घ, यण, आयादी, वृद्धि, गुण, और एक होता है दोस्तों पूर्व रूप संधि। तो उपभेद 6 होते हैं और भेद होते हैं दोस्तों 5। क्लियर हो गया। अगला देखिएगा, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी कि इसका विपरीत या विलोम क्या हो जाएगा समष्टि का। ठीक है, समष्टि है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यष्टि हो जाएगा। 6 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन में जवाब दिया है, तो सही आंसर है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग आपको बताना है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के लिए मैंने मेरा, मेरी, बड़ा, छोटा, अच्छा, बुरा का मैंने आप सभी को फंडा बताया था कि या यदि वाक्य मेरा लगाने से बने तो पुल्लिंग, और यदि वाक्य मेरी लगाने से बने तो स्त्रीलिंग। अब लगा लीजिए मेरी नदी। ठीक है, मेरी नदी यानी मेरी लगाने से वाक्य बनना शुद्ध रूप से, तो यानी कि ये स्त्रीलिंग हो जाएगा मेरी लगाने से। मेरा नदी बोलता देखा तुमने, कोई नहीं बोलता देखा। मेरी इलायची, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। मेरी पानी बोला, नहीं यार मेरा पानी चल रहा खेत में, मैं जा रहा हूं, तो पानी चल रहा है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि, ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या हो जाएगा, ये मेरा से बना है। अब मेरा प्यास बोला कभी नहीं, मेरी प्यास बुझ गई यार पानी पी लिया तो। ठीक है, तो मेरी प्यास यानी कि ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे में, ये धीरे धीरे दोस्तों क्या है, ठीक है, धीरे धीरे में क्या चीज़ है, श्याम धीरे धीरे चलता है। दोस्तों जो चलना है ना, चलना, वो चलना और वो भी धीरे धीरे, तो उसकी जो चाल है ना उसकी विशेषता बता रहा वो कि धीरे धीरे चल रहा है। तो क्या है दोस्तों, क्रिया, चलना क्रिया हो गई और क्रिया की विशेषता बता दी, तो इसलिए क्रिया विशेषण हो जाएगा। 8 नंबर का ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ये टेस्ट आप सभी को कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताएं। हरियाली शब्द कैसा है, ठीक है, हरियाली कैसा शब्द है। अब दोस्तों आप सभी को पता है हरियाली किसी ने देखी, हाँ खेतों में जरूर देखी होगी, लेकिन एक भाव सा आता है, भाव सा, भाई हरियाली सी जागृत हो रही, भाव सा आता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हरियाली का भाव आता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा। चलिए अब संज्ञा के बारे में थोड़ा दोस्तों आप सभी को बता दूं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। दोस्तों ये भी पूछा जाता है प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, और आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों आधुनिक के आधार पर 3 प्रकार की। कौन कौन सी, जाति, व्यक्ति और दोस्तों एक होती है भाववाचक। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हरियाली कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट वन है अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी आप सभी को बताना है। ये क्वेश्चन ज्योत्सना वाला बहुत पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें से सही संधि विच्छेद या फिर सही वर्तनी इसका क्या हो जाएगा। दोस्तों यदि इसके लिए आपने चुना है ज्योत्सना, इसमें आधा तय भी होता है आधा सह भी होता है, यानी कि डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर आपका है। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है जिसका भाव जागृत नहीं होता हो। चलिए दोस्तों राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन दोस्तों अफ्रीकी, और अफ्रीकी दोस्तों क्या है, एक तो देश है, एक अफ्रीका होता तो देश हो जाता, अफ्रीकी क्या है दोस्तों, एक जाति समुदाय है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है, पूर्व दिशा किस का रूप है। यदि बोलता दिशा, दिशा किसका रूप है दोस्तों, तो ये दिशाओं की जाति बताता,
तो ये फिर क्या हो जाता दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन उसने पर्सनली इंडिकेट किया कि पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा यानी कि पर्सनली इंडिकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसलिए पूर्व दिशा में क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाला छांटना कि उरण जो है वो किस में सही मतलब किस में सही स्वरूप में लिखा हुआ है। यदि इसके लिए चुना है आपने बी ऑप्शन, उरण बी ऑप्शन में सही बिल्कुल लिखा हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आप सभी को चयन करना है कि कैंटीन किस में बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। यदि इसके लिए चुना है दोस्तों आपने डी ऑप्शन, कैंटीन बिल्कुल डी ऑप्शन में सही लिखी हुई है, अंक की बिंदी से बनेगी कैंटीन। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई क्या है दोस्तों, नई क्या है। देखिएगा नई है, साड़ी, साड़ी की विशेषता बता रहा कि साड़ी भी कैसी है, नई, तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नई पूछा है तो क्या है दोस्तों, वो हो जाएगा विशेषण। नेक्स्ट देखिए, बहुत होता तो बहुत भी विशेषण होता। नेक्स्ट, घी कौन सी संज्ञा है, घी। अब दोस्तों आपको मैंने बताया था जब संज्ञा पढ़ाई थी कि जिसे हम माप तोल सकें लेकिन गिन नहीं सकें, वो किस में आता, मेटीरियल नाम में ना आता, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो घी को हम केवल तोल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन इसे काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। अगला, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, तो उज्जवल बिल्कुल सही कौन सा होगा, उज्जवल बिल्कुल सही कौन से में दोस्तों लिखा हुआ है। 17 नंबर का राइट आंसर दोस्तों कौन सा है, तो उज्जवल दोस्तों दोनों में सही लिखा हुआ है। ए और बी दोनों ऑप्शन एक जैसे लिख गए हैं, तो बिल्कुल सही आंसर आपका दोनों मतलब दोनों सही हैं, तो ऊपर वाला और नीचे वाला ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी यानी लुढ़कना किस में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रैक्टिस करते रहिए, एक टेस्ट बराबर दे रहा हूँ आप सभी को रोजाना, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लुढ़कना दोस्तों ए ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा, अगला, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, प्रति उपसर्ग से कौन सा, यानी कि प्रति, प्रति प्लस अक्ष यानी कि प्रत्यक्ष। ये प्रा है, इसमें ये प्र है, ये भी प्र है, लेकिन आपको बताना प्रति से, तो प्रति से बना हुआ है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा शब्द जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, हारा प्रत्यय नहीं है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर आप बताइए जल्दी से कौन सा होगा। तो 20 का दोस्तों किस्मत प्लस हारा, यानी कि इसमें हारा प्रत्यय इसका नहीं है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, हारा नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पापी में कौन सा विशेषण है। तो विशेषण मैंने आपको 4 प्रकार बताए थे, गुणवाचक, ठीक है, और एक था दोस्तों संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, ये आपको 4 प्रकार बताए थे। तो पापी, पापी दोस्तों किसी का गुण हो गया, तो क्या हो गया दोस्तों, गुणवाचक विशेषण, ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट वन, अति उक्ति शब्दों को संधि करने पर, यानी कि संधि का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़। ठीक है, संधि का मतलब होता है जोड़। तो संधि का मतलब दोस्तों आपको विग्रह भी मिलेगा। ठीक है, सॉरी, समास का मतलब होता है विग्रह और संधि का मतलब होता है जोड़। तो अति उक्ति दोस्तों शब्दों की संधि यदि आप करें तो कौन सा इनमें से सही बैठेगा। 22 नंबर का यदि आपने चुना है बी ऑप्शन, अतियुक्ति यानी कि बी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। दाता, तो दाता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई दात्री भी होगी, तो यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दात्री। ठीक है, याद रखिएगा, दाती मत लगा दीजिएगा। नेक्स्ट, संधि शब्द का सही विलोम क्या होता है। देखिए संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ या मिलाना होता है, जोड़ या मिलाव, तो जोड़ होता है। अब इसका विग्रह का मतलब होता है दोस्तों समास विग्रह, यानी कि उसका दोस्तों समास का विग्रह करते हैं तो अलग अलग खंड खंड में बिखेरते हैं, तो यानी कि समास का और संधि का दोस्तों एक विपरीतार्थक अर्थ होता है। तो संधि का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह। ठीक है, संधि का मतलब जोड़ और विग्रह का मतलब अलग। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। बहुव्रीहि समास यानी कि जिसके दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हो, तो वो है दोस्तों चक्रधर। अब चक्र किसने धरा था, विष्णु जी ने। ठीक है, नेक्स्ट वन, निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन आप लोगों को करना। एक शब्द अशुद्ध है इसमें से, बाकी सब दोस्तों शुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है आप सभी को लोगों को मुझे बताना है। पैतृक भी सही है, मैथिली भी सही है, प्रज्वलित भी सही है, लेकिन माननीय दोस्तों गलत लिखा हुआ है। अब माननीय बिल्कुल सही कैसे लिखा जाएगा, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, याद रखिएगा आपसे। मैं आ ने और ने ई है, ये बिल्कुल सही माननीय है दोस्तों। ठीक है, ये आधा ने इसमें नहीं होता और ना ये होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द जिसमें अभी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अभी, अभ्या, अभी प्लस आगत, अभी प्लस मान, अभी प्लस भावक, यानी कि अधि प्लस पति, इसमें अभी हो ना होकर कौन सा है दोस्तों, अधि है। ठीक है, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं करा पाए उसे क्या कहेंगे।
जिसमें दोस्तों कर्म का अभाव हो, तो क्रिया को पता आपको अकर्मक और सकर्मक होती है, तो अकर्मक यानी कि बिना कर्म के, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन अगला, सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा? सुत मीन्स बेटा, और सुता अगर इस ऐसे करके लगा दिया जाए सुत के साथ में, सुत प्लस आ बराबर क्या हो गया? सुता। ठीक है, तो सुता दोस्तों क्या हो जाएगा? बेटी का नाम, बेटी का पर्यायवाची हो जाएगा और बेटी भी हो जाएगी, तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे? स्त्रीवाचक इसका बन जाएगा, सुत का सुता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? लड़का जो है वो पेड़ से गिर गया। अब से मैंने से की कारक विभक्ति आपको बताई दी, अपादान से। ठीक है, अपादान, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक। कारक कुल मिलाकर 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला, अभ्यागत। ठीक है, देखिएगा अभ्यागत, देखिएगा आप कहेंगे कि करण में भी तो से होता है, ठीक है, लेकिन अलगाव की बात भी आप लोगों को नोट कर लेनी कि वो अछत से अलग हुआ था। नेक्स्ट, अभ्यागत में ऑप्शन कौन सा है? अभी, अभी प्लस आगत। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल 31 नंबर के लिए सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रमणीय में कौन सा प्रत्यय? याद रखिएगा, रमणीय में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय जो वाक्य के अंत में जुड़े, तो इसमें दोस्तों अनीय है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर, वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन और गीता गा रही हैं, ये तो गलत हो गया भाई। मोहन और सीता गा रहे हैं, देखिए चांस हैं सही होने के। मोहन, सॉरी गीता और मोहन गा रहा है, गलत हो गया। मोहन और गीता गा रही है, ये भी गलत हो गया, तो कौन सा सही हो गया? फिर बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? भाई जैसे कि अंग्रेजी में डिक्शनरी क्रम लगाते हैं आप, तो कौन सा सबसे लास्ट में आएगा, ये बताइए। तो दोस्तों क्लीव सबसे लास्ट में आएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो क्लीव आएगा 34 नंबर का, यदि आपने डी ऑप्शन चुना है ना, तो बिल्कुल सही आंसर आपका। नेक्स्ट देखिएगा अगला, चराचरम। ठीक है, माता पिता, चराचरम, जगत, जगत। ठीक है, इनमें कौन सा है दोस्तों? इसमें कौन सा समास मिलेगा? याद रखिएगा, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास, क्रमधारीय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीय समास। ठीक है, तो समास कुल मिलाकर 6 प्रकार के होते हैं। चलिए, चराचर में दोस्तों कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? किसी शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट करना है, तो कौन सा तरीका आपके लिए अच्छा है? वो है दोस्तों वाक्य का प्रयोग करना, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, इनमें से कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है? तो वो है दोस्तों अभिक्रमित मतलब अनुदेशन। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन। नेक्स्ट, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका? ठीक है, बालक की प्रारंभिक भाषा या प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, तो उसका मानना क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन। और ये दोस्तों ये किसका मानना है? ये महात्मा गांधी का मानना है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो व्याकरण शिक्षण के लिए दोस्तों उपयुक्त क्या नहीं है? तो वो है दोस्तों कक्षा अभिनय। ठीक है, यानी कक्षा का अभिनय कोई ज़्यादा दोस्तों उपयुक्त नहीं है व्याकरण शिक्षण के लिए। नेक्स्ट, आनंद कादम्बरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा, आनंद जो कादम्बरी दोस्तों पत्रिका है, इसका संपादन कहाँ से होता है, फिर प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका दोस्तों मिर्जापुर से होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आदिकाल की रचना है, तो आदिकाल की रचना इनमें से कौन सी है दोस्तों? वो है खुमान रासो। और खुमान रासो किसके द्वारा रची गई है? आप लोग मुझे कमेंट करके ये चीज़ बताएंगे। नेक्स्ट देखिएगा अगला, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है, तो उद्देश्य कथन दोस्तों कब आता है? हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, इनमें से कौन सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है? तो वो है दोस्तों, खूब पढ़ा होगा 12वीं क्लास में, चिंतामणि। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को, उर्वशी इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी, उसके लिए मिला था दोस्तों 1972 में, यानी 1972 में। 44 नंबर का राइट आंसर रह जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, निरामिष किसे कहते हैं? तो मांस रहित भोजन को दोस्तों क्या कहते हैं? निरामिष कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, शहद शब्द है, तो भाई शहद कैसा शब्द है? आज पहली बार सुन लीजिएगा कि शहद शब्द कैसा है दोस्तों, तो ये आगत शब्द है। ठीक है, याद नहीं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, सॉरी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा विनीता, ठीक है, वनीता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, ठीक है, वनीता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो स्त्री के अर्थ में होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुकुंद किसका पर्यायवाची है, तो मुकुंद दोस्तों किसका है, याद रखिएगा विष्णु का पर्यायवाची है। सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर का राइट आंसर है सी, विष्णु का पर्यायवाची है मुकुंद। नेक्स्ट, करपट का तद्भव रूप क्या है, ये करपट दोस्तों किस में हो गया, ये तत्सम में हो गया। करपट का दोस्तों क्या है, तद्भव रूप कपड़ा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, इसके बाद में आप सभी को आंसर की दी जाएगी। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है, याद रखिएगा बारात होता है और बसंत होता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज का ये टेस्ट आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये रही आपकी आंसर की, जिससे आप 50 के 50 क्वेश्चनों का दोस्तों मिलान कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।